time. Okay class, now we have come to the exercise. First of all, we are going to look at the theme of the poem and the notes and comments. I want you guys to please go through these 2 pages and learn what has been written over here, okay? Because some tasks you have to do it yourself, and these are important. Don't forget it. It's very important that you should read the theme, the notes and the comments, because they might come in the paper. If they come in the paper and you haven't prepared it, what is going to happen? You will not be able to do your MCQ. So it's very important that you should learn it. Now there we have the glossary. I told you so many times that the glossary, it can come in word synonyms, words antonyms, or it can also look over here. The thoughtful का मतलब होता है, pensive का मतलब है thoughtful, लेकिन हम sadness को भी इसके साथ associate करेंगे, ठीक है? और it can come in the correct spelling. So ये आपके लिए important है कि आप इसको याद रखें. Here we go. We are here with the figure of speech. I told you beta that figure of speech is very important. Now we have done simile, metaphors before. आपको पता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं. Simile में comparison होता है, but in comparison, what do you have with along with the comparison? You have कि in this या तो as के अल्फाज इस्तेमाल होंगे या like के इस्तेमाल होंगे. Metaphor में you give the direct qualities of something. ये वाली जो चीज़ें हैं ना कि her eyes twinkle like stars, या she was as busy as a bee, या यही प्रूव्ड लाइन, ये जो है ना प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से करें. वाई? बिकॉज पेपर में आ चुका है. ये वाला जो है द कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क, दिस वन हैज़ ऑलरेडी कम इन द पेपर. और द सनफ्लावर नोडेड, ये पर्सोनिफिकेशन के वो उसमें MCQs में आया कि वो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. आपको बताना होता है कि ये पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है या सिमिली है. तो इनको आपने भूलना नहीं है. डोंट फॉरगेट इट, डोंट टेक इट लाइटली. इन सब को आपको एक दफ़ा ये सेंटेंसेस आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए कहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, ताकि जब पेपर में आए तो आपको आना चाहिए. देन वी कम टू द इमेजरी पॉइंट. एंड इमेजरी में क्या है, आई टोल्ड यू बिफोर कि आपने जब पेपर में आए तो आपने ये नहीं कहना कि इमेजरी इस्तेमाल हुई है. आपने सिर्फ ये नहीं कहना, आपने साथ ये कहना है कि इमेजरी में कौन सी वाली इमेजरी इस्तेमाल हुई है. तो इमेजरी, इफ़ वी लुक ओवर हियर, वी हैव इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल यूज टू क्रिएट द मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंसेस. मतलब बेसिकली इसमें 5 सेंसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे विजुअल है, ऑडिटरी. अच्छा, एक और बात कि ऑडिटरी, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समथिंग, इसमें ऑडिटरी का वर्ड इस्तेमाल करना है. आपने सिंपली सेंस ऑफ हियरिंग नहीं इस्तेमाल करना. देन वी हैव स्मेल, टेस्ट एंड टच. नाउ ओवर हियर स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, यानी जब आप पोइट्री भी देखें, जब पढ़ते हैं, तो जब इस किस्म की इमेजरी इस्तेमाल होती है तो ऑटोमेटिकली यू फील दैट थिंग इन सेल्फ. यानी वन समथिंग इफ इट्स अ विजुअल इमेजरी, यू इमेजिन दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट कम्स इनटू योर माइंड. इन द सेम वे सेंस ऑफ टेस्ट के लिहाज से अगर सेंस इमेजरी हुई है, सेंस ऑफ इमेजरी ऑफ स्मेल या टच या ऑडिटरी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपको पता चलती हैं. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, गो थ्रू इट, बिकॉज दिस इज़ आपने इसको ख़ुद करना है, मतलब पढ़ेंगे. आफ्टर व्हेन यू रीड इट, आपने पेज नंबर 55 के ऊपर जो एक्सरसाइज है, दैट एक्सरसाइज डी, दैट यू आर सपोज टू डू इट ऑन योर ओन. ओके, सो आई हैव गिवन यू दिस टास्क कि आप खुद से करें. Now here we go. Now we are going to do connotation. Now what is connotation? Connotation means the attitude and feeling associated with a word opposed to its literal meaning. इसका basically मतलब ये होता है कि कभी कभी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल उनका डिक्शनरी मीनिंग है, उससे हम उस मीनिंग को से ज़रा उसके साथ कुछ वर्ड्स के साथ कुछ फीलिंग्स एसोसिएट हो जाती हैं. एंड जब वो आप एसोसिएट कर देते हैं तो उसके मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि जो उसका लिटरल मीनिंग है, जो कि उसका डिक्शनरी मीनिंग है, वो उसके साथ सेम हो सकता है कि जो आपने फीलिंग्स एसोसिएट की हैं उसकी वजह से का मीनिंग जो है वो चेंज हो गया. नाउ देयर आर सर्टन वर्ड्स दैट हैज़ अ पॉजिटिव कनोटेशन एंड सम सर्टन वर्ड दैट हैज़ नेगेटिव कनोटेशन. नाउ पॉजिटिव का मतलब होता है कि यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब आप उसको, जैसे सॉलिट्यूड, अब ऐसा वर्ड है कि जब आप इसको सुनते हैं तो आपके दिमाग में तन्हाई आती है, लेकिन ये दिमाग में आता है कि सॉलिट्यूड बेसिकली मीन्स के व्हेन अ पर्सन इज़ अलोन. बट यहाँ पे सॉलिट्यूड में आपके पास जहन में पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव कनोटेशन आता है. वाई? बिकॉज यू थिंक समवन वांट्स टू बी अलोन बट ही इज़ विलिंग, मतलब अपनी मर्ज़ी से वो तन्हा रहना चाहता है, ठीक है. लेकिन द सेकंड वर्ड इज़ अ नेगेटिव कनोटेशन. वाई? बिकॉज लोनली मीन्स कि यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स.
ठीक है। आप पहले से ही जो है वो आपके साथ कोई नहीं है, आपको कोई लिफ्ट नहीं कराता, ये जो है, तो लोनली जो है दैट बिकम्स इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन, वेल एज सॉलिट्यूड बिकम्स अ पॉजिटिव कॉनोटेशन कि आप अपनी मर्जी से हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसे लोनली का वर्ड इतना अच्छा इंप्रेशन भी नहीं देता एज कम्पेयर टू सॉलिट्यूड। नाउ वी हैव द टू वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज गेज। गेज इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड वी हैव स्टेयर। स्टेयर मीन्स नेगेटिव। एन का मतलब होता है नेगेटिव। अच्छा, मैंने यहाँ पे एन लगा दिया and we are going to put a p over here. Stare means कि when you are staring at somebody तो वो इतना अच्छा impact नहीं देता. So in the same way over here, staring is a negative connotation and gaze is a positive. Shine is again a positive connotation and glare is a negative connotation. Hoard का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ collect करते हो लेकिन आपके अंदर हिरस हो. You want to just grab everything and collect everything. So it is a negative one, and collect means up, and collect is a positive connotation over here. ठीक है. Now we are gonna go next, and that is we have a collective noun. Beta, you have done the collective noun so many times, you know what basically it is. A collective noun is basically a group of words that has taken as as one group. Collective noun or a group is taken as singular, तो उसको collective noun कहा जाता है. For example, we have the collection of ships, को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे fleet. Then we have cattle. Cattles को हम क्या कहेंगे? When there is a collection of, we are going to say herd. This is a collective noun for it. Then we have a collection of singers. Singers को हम कहेंगे band. ठीक है. And the last one is collection of soldiers, को आपने क्या word देना है? You are going to call it army. Clear? So I hope that you have understood this. Okay class, now I'm sharing with you prepositions of place, and you will be thinking why I'm using this, but you have a certain question regarding it in your book. So here we are with the preposition of place. There are certain prepositions of place over here, and उसका बताया हुआ है कि uses क्या है. तो ये सारा ये वाला table I'll share it with you separately so that you can understand what is a preposition of place. Automatically it comes into your mind जब place की बात होती है कि it indicates a certain place, जैसे कि above, after, by, between, beneath वगैरह वगैरह, ये आपको एक सर्टन जगह के बारे में बताते हैं. सो दीज आर द प्रपोजिशंस ऑफ फ्रेजेस ओवर हियर, एंड अलॉन्ग विद दैट इसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज ऑन पेज नंबर 57. क्वेश्चन है आपके पास, द बी पार्ट दैट अंडरलाइन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इन द पोएम. तो आपने पोएम से खुद ही अंडरलाइन करना है कि आपके प्रपोजिशन ऑफ फ्रेजेस कौन कौन से हैं. क्लियर? सो फॉर दैट रीज़न ये वाला जो है आपके पास सामने एक टेबल है जिसको आप गौर से देख सकते हैं. ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे एक वर्कशीट आपको दी हुई है. ओके क्लास, है वी आर. जो मैं आपको बता रही थी जो एक्सरसाइज वो ये वाली है, बी वाली, के आपने इसको करना है. जस्ट डू इट ऑन द बुक, बट आपको आना चाहिए. ठीक है. देन वी हैव द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंजंक्शन. व्हाट आर कंजंक्शन? कंजंक्शंस आर पार्ट ऑफ स्पीच. कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच है, जिस तरह नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब है. सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन विच वी आल्सो हैव कंजंक्शन. नाउ कंजंक्शन फर्दर हैज़ 2 डिफरेंट टाइप्स. वन इज कोऑर्डिनेटिंग एंड द अदर सबऑर्डिनेटिंग. सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि वो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता. कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है, एंड बेसिकली दे आर ऑफ द इक्वल रैंक. द सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक सेम होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ उसको ज्वाइन करना होता है. वे सबऑर्डिनेटिंग में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बगैर काम नहीं करता. इट डजंट वर्क. व्हाई? बिकॉज इट इज़ सबऑर्डिनेटिंग बेसिकली. सो ओवर हियर दे आर सेइंग कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन. ही द फर्स्ट वन इज़ he ran fast, he missed the train. मतलब कि although he ran fast, but वो उसके बावजूद जो है वो he missed the train. So what sort of conjunction will come over here? It will be but in the first one, and I'm gonna write C. It means कि this is a basically coordinating conjunction. Wait until I return. Now आपके जहन में क्या आ रहा है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? It is basically a subordinating conjunction. ठीक है. The third one is work hard dash you should fail. इसमें क्या आता है? ये these are, अगर देखें, work hard is an independent sentence, you should fail is an independent sentence. यहाँ पे सिर्फ और आ रहा है, तो ये CC है, यानी कि coordinating conjunction has been used over here. Then in the next number 4, I did not come because you did not invite me. यहाँ पे because हमने इस्तेमाल किया है. अब because के लिए मैं B और C इस्तेमाल करी हूँ because I don't have space over here, लेकिन आपने ये पूरा का पूरा because यहाँ पे लिखना है. And it is basically a subordinating conjunction because ये it does if you look at the sentence is not complete, incomplete है. सेकंड वाला जो
पोर्शन है उसके लिए बिकॉज का होना ज़रूरी है, ठीक है। सो द लास्ट वन इज़ वी विल गेट अ प्राइज डैश यू डिज़र्व इट, सॉरी यू विल गेट अ प्राइज इफ़, यहाँ पे क्या आएगा, इफ़, ठीक है। इन द लास्ट वन एंड इट इज़ ऑल्सो अ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये एस लिख रही हूँ, ठीक है। दिस लास्ट वन इट इज़ अ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके क्लास, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके सामने अभी लेके आई हूँ, दिस इज़ द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल एंड सॉरी द यूज़ ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज़ कम इन द प्रीवियस पेपर्स इन द MCQs, सो दैट्स वाई आई एम फोकसिंग ऑन इट, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो कि what are participles. अच्छा, most all of you know कि there are 4 forms of the verb. The first base form, then we have the first is known as the present, the second is known as the past, the third is known as the past participle, and we have a fourth form that is known as the present participle. लेकिन important चीज़ क्या है कि the participle, this one पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल ING वाली फॉर्म्स, ये जब नाउन के तौर पे काम करती हैं, सॉरी एडजेक्टिव के तौर पे काम करती हैं, ठीक है। तो इस मतलब बेसिकली ये वर्ब की फॉर्म्स हैं, लेकिन जब ये दे आर एडजेक्टिव्स तो हम इसको कहते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, दे आर बेसिकली मॉडिफाइंग द नाउन एंड द प्रोनाउन ओवर देयर। A participle is a verb form used as an adjective to modify a noun or pronoun. ये adjective के तौर पे काम करते हैं। क्या समझ आया कि participle जो हैं ये वाले, ये जब noun से पहले और pronoun से पहले आते हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये आपका एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, ये उसको नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, नाउन के बारे में बता रहे होते हैं, उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये इसके लिहाज से ये वाली चीज़ आपके दिमाग में हो कि पार्टिसिपल जो है वो सिर्फ वर्ब के तौर पे नहीं है, बट दे कैन बी यूज एज अ एडजेक्टिव ओवर हियर। जब आप बल्कि फोर्थ फॉर्म को जब आप ING फॉर्म लगाते हैं, मैंने आपको भी कराया है या क्लास 10 को कराया कि इसमें में ING फॉर्म के साथ वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है जेरेंड। व्हेन ING फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ वर्किंग एज अ नाउन, हम उसको जेरेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्लेसिंग पे बेसिकली डिपेंड करता है कि किस किस्म की प्लेसिंग है उनकी। सो ओवर हियर we have the present participle, all present participle ending in ING, the laughing lady, the falling temperature, the stinging remark. बेटा ये तीनों चीज़ें, lady, temperature, remark are your nouns, and the laughing, falling and stinging are your used as an adjective. यहाँ पे ये adjective के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, so we are going to say कि here present participle has been used as an adjective. Okay, now in the next one we have the tired dancer, the injured player and the cracked was. अब यहाँ पे ये सारे के सारे एज अ क्वालिटी शो कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, इसको आप इस वक्त वर्ब के तौर पे नहीं ले रहे हो, ठीक है। सो ये आपने अब दिमाग में बिठाना है कि द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ऑल द रेगुलर वर्ब्स एंड इन ED। अब रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं ये भी आपको पहले मैं शायद बता चुकी हूँ कि व्हेन द वर्ब्स आर बेसिकली एंडिंग इन ED, सिंपल ED लगा है तो उसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जिनके साथ ED नहीं लगता उनकी जगह जैसे कट 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 है, अगर वो सेम है, उनकी सारी फॉर्म्स सेम है, अगेन वो इरेगुलर वर्ब्स में आता है। इफ़ यू हैव अगेन इफ़ आई से के राइट and I say wrote and I say written, so again these are also irregular verbs कि उनकी सारी फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट हैं, लेकिन ED वाली जो हैं उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल हैज़ बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड दे आर मॉडिफाइंग द नाउन और द प्रोनाउन। सो आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द एक्सरसाइज, वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। नाउ यहाँ पे ये है कि हाउ एवर इरेगुलर, यहाँ पे ये पॉइंट इरेगुलर वर्ब्स के बारे में भी दिया है कि हाउ एवर इरेगुलर वर्ब्स हैव वेरियस पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग सच एज थ्रोन, रिडन, बिल्ड, गॉन। मैंने आपको बताया ना कि इरेगुलर जो होते हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, एंड या हिट हिट हिट, कट कट कट, वो भी सेम हो सकता है, लेकिन मतलब सेम है तो उनको भी हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं, हम उसको रेगुलर वर्ब नहीं कहते। रेगुलर वर्ब हम सिर्फ ED वाले फॉर्म्स को कहते हैं। Now here you have the exercise, he was so shocked after the accident that he
could not speak. Over here the word shock is your past participle. अक्सर आपको पेपर में आ सकता है इस तरह कि ये कौन सा पार्ट है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये क्या है, तो 4 फॉर्म्स आ सकती हैं, जो बल्कि मैंने शायद दिया भी हो, और आपने उसमें फिर बताना है कि बेसिकली दिस इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. द गैल्पिंग हॉर्स, हॉर्स इज़ योर नाउन एंड गैल्पिंग इज़ योर व्हाट, दिस इज़ बेसिकली योर participle phrase and present participle, and it has been used as an adjective over here. Then I don't know, want that burnt is the third form of क्या कहते हैं, burn का burnt. So over here again this is a past participle. Don't be frightened, the dog doesn't bite. इसमें frightened आपका जो है वो ed past participle है. Then we have the lorry was carrying stolen goods. कैरिंग यहाँ पे आपका वर्ब है और स्टोलन आपका जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है. इट हैज़ बीन यूज एज एन एडजेक्टिव. गुड्स आपका जो है वो नाउन है. गुड्स का मतलब होता है सामान. ठीक है, उसको भी, सामान को भी गुड्स कहा जाता है. एवरीबॉडी वॉज एक्साइटेड प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर द ट्रिप. नाउ ओवर हियर एक्साइटेड इज बेसिकली योर पास्ट पार्टिसिपल. जो प्रिपेयरिंग है वो आपका यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आप उसको जो है वो पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे. इट इज़ हैज़ बीन यूज एज अ वर्ब. ठीक है. if the children are bored, why don't you take them to the park? So over here bored is your past participle, and with this we come to the end of the participle. बहुत important exercise है, you have to learn it because papers में often इसमें से कुछ ना कुछ आया हुआ है. ये galloping horse वाला तो पहले आ चुका है, इसके अलावा carrying stolen goods वाला भी आ चुका है. So number 2 and number 5 has already come in the paper, और ये repeat भी होते रहते हैं off and on. So it's very important that you should learn it and you should know कि ये किस participle phrases किसे कहते हैं. Okay जी, with this our class comes to an end, और इंशाल्लाह आई होप दैट यू हैव एंजॉयड इट और अंडरस्टैंड भी किया होगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड.